कल अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बातचीत कर रहे थे। आज एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बताएंगे, कैसे गैसों का एक्सचेंज होता है। कल मैंने तुमको बताया था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, इनके ऊपर 2018, 2019 दोनों बार क्वेश्चन आ चुका है और बहुत इजी क्वेश्चन आता है जो आराम से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे लें तो हो जाएगा। अब जो बताने जा रहे हैं ये वाला पोर्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत कायदे से बात करना। एक्सचेंज ऑफ गैसें कैसे होती है, तो देखा जाए एक्सचेंज ऑफ गैसों के बारे में। सपोज करिए यहाँ पर ये अपना हार्ट है, ध्यान से समझना। मान लेते हैं ये अपना हार्ट है, सपोज करिए ये अपना हार्ट है। ये मैंने हार्ट बना दिया। हार्ट के इस चैम्बर को क्या कहते हैं? राइट आरिकल कहते हैं। तो ये मैंने बना दिया राइट आरिकल। इसे क्या कहते हैं? लेफ्ट आरिकल। ये लेफ्ट आरिकल। इसको क्या कहते हैं? राइट वेंट्रिकल। और इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो चाहे बर्ड्स का हार्ट हो, चाहे मैमल्स का हार्ट हो, 4 चैम्बर का बना होता है। राइट आरिकल, लेफ्ट आरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर तुमको मालूम है क्या होते हैं? लंग होते हैं। लंग के एल्वोलाई है। सपोज करिए ये लंग की एल्वोलाई है। लंग की एल्वोलाई की वाल किसकी बनी होती है? इंपॉर्टेंट है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ये क्या मैंने बताया? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो एल्वोलाई की वाल हमको मालूम हो गया किसकी बनी है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है, तो इसको तो हमने कह दिया सिंपल स्क्वामस। ये सिंपल स्क्वामस स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। तुमको ये भी मालूम है कि यहां पर मान लेते हैं, सपोज करिए ये बॉडी टिश्यू है, ये शरीर के टिश्यू है। सपोज करिए ये बॉडी टिश्यू है, तो इनको हमने कह दिया, क्या कह दिया? बॉडी टिश्यू। तो ये अपने हैं बॉडी टिश्यू कहलाते हैं। ये बॉडी टिश्यू कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लंग के एल्वोलाई बना दिया, ये हार्ट बना दिया, ये बॉडी टिश्यू बना दिया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तुमको मालूम है इसमें कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर। इसमें कैसा होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। मतलब इसमें कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 वाला। इसमें भी कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 वाला। तुम्हें याद रखना है कि राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। और लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ये वाल्व पाए जाते हैं, इन वाल्व को क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो ये चीजें आपको मालूम हो गई, ये बाइकस्पिड वाल्व कहलाते हैं। आगे देखा जाए क्या होता है, सुनिए। यहां से क्या निकलती है? एक एवोल्टा निकलती है। इस प्रकार से ये एवोल्टा निकलती है। इस एवोल्टा को क्या कहते हैं? पल्मोनरी एवोल्टा कहते हैं। इस प्रकार से पल्मोनरी एवोल्टा कहलाती है। और ये हार्ट के बाहर 2 ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है। इनकी ब्रांचों को क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो इस ब्रांच को क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो ये पल्मोनरी
पल्मोनरी आर्टरी कहलाती है, आर्टरी कहलाती है। एक बात तुम्हें याद रखना है, ये तो पल्मोनरी आर्टरी है, बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरी होती हैं सभी के अंदर प्योर ब्लड फ्लो करता है, केवल पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। अब ये आर्टरी अपने ब्लड को कहाँ ले जाती है, यहाँ पर लंग को ले जाती है, लंग के अंदर लंग की एल्वोलाई की सरफेस पर इस प्रकार से सपोज करिए ये लंग की एल्वोलाई की सरफेस पर पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। ये जो कैपिलरीज की वाल बनी होती है उसे क्या कहते हैं, ट्यूनिका इंटरना। और ट्यूनिका इंटरना किसकी बनी होती है, एंडोथेलियल सेल की बनी होती है। तो ये क्या कहलाती है, एंडोथेलियल सेल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ये है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। आगे देखा जाए क्या होता है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। यहां पर देखा जाए एक वाल पाए जाते हैं, ये वाल पाए जाते हैं, इससे भी एक एओर्टा निकलती है। इससे एओर्टा जो निकलती है उसे क्या कहते हैं, सिस्टमिक एओर्टा कहते हैं। और ये हार्ट के बाहर बहुत सारी पतली पतली ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, ये सिस्टमिक आर्टरी कहते हैं। ये क्या कहलाती है, सिस्टमिक, ये सिस्टमिक आर्टरी कहलाती है, आर्टरी कहलाती है। तो इसे हमने कह दिया सिस्टमिक आर्टरी। और ये सिस्टमिक आर्टरी निकलने के बाद ये इस प्रकार से बॉडी टिश्यू में जाती है, इस प्रकार से बॉडी टिश्यू में गई। और यहां से फिर क्या होता है, ये बॉडी टिश्यू में आई, इसके बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, इस प्रकार से ये सिस्टमिक वेन में कन्वर्ट हो जाती है। ये सिस्टमिक वेन आकर के इसमें खुलती है, ये सिस्टमिक वेन होती है। तो इसको हमने क्या कह दिया, सिस्टमिक वेन कहते हैं। ये सिस्टमिक वेन कहलाती है, ये सिस्टमिक वेन कहलाती है। और ये क्या है, एल्वोलाई है, इसे हमने क्या कह दिया, एल्वोलाई, ये एल्वोलाई कहलाती है। तो यहां पर देखा जाए क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है। तुम्हें याद रखना है, गैसों का एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। एक बात और कल मैंने तुमको बताया था, एटमॉस्फेयर में अगर गैसों का कंपोजिशन देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में CO2 कितनी होती है, CO2 की बात करें तो कितना होता है, 0.03% CO2 पाई जाती है। और इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन क्या होती है। तो एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन 0.03% होती है, कई बार पूछा जा चुका है। अगर तुमसे पूछा जाए ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितना मालूम होता है, तो आपका आंसर होगा 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, N2 कितनी पाई जाती है, 78% पाई जाती है। और स्मॉल क्वांटिटी में इनर्ट गैसें पाई जाती हैं। तो एटमॉस्फेयर में CO2 0.03%, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। तो सब बाई वॉल्यूम सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। एक बात और तुमको याद रखना है, जो गैस एटमॉस्फेयर में जितनी ज्यादा पाई जाती है इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, और जो गैस एटमॉस्फेयर में जितनी कम पाई जाती है इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो यहां पर देखिए एटमॉस्फेयर में बाई वॉल्यूम CO2 बहुत कम पाई गई है, इसका मतलब ऑक्सीजन के कंपेयर में CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि CO2 और ऑक्सीजन में किसकी
सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो आपका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड की। और कितने टाइम्स ज़्यादा है? 20 to 25 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ये बात हमको मालूम हो गई। अगली बात देखा जाए क्या होता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? गैसों का एक मिक्सचर होता है। बहुत सारी गैसें होती है एटमॉस्फेयर में। उस मिक्सचर में एक गैस के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? PO2 कहते हैं। क्या कहलाती है? PO2 कहलाती है। इस प्रकार से ये PO2 कहलाती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर CO2 के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? PCO2 कहते हैं। PCO2 कहते हैं। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेरिक मिक्सचर जो है गैसों का, एक गैस के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो PO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PCO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गैसों का डिफ्यूजन हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। और यहाँ पर जो डिफ्यूजन होता है सिंपल डिफ्यूजन होता है। देखा जाए क्या होता है, हमने तुम्हें बताया है इंस्पायरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर को कहाँ लिया जाता है? लंग में भरा जाता है। तो इसका मतलब लंग के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो लंग के अंदर यहाँ पर अगर जो अपन देखें तो यहाँ पर PO2 कितनी होती है? PO2 जो होती है 104 मिलीमीटर Hg होती है। Hg इतना प्रेशर होता है। और CO2 की बात करते हैं तो PCO2 कितना होता है? मात्र 40 मिलीमीटर Hg होता है। मतलब लंग के एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 104 मिलीमीटर Hg। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 40 मिलीमीटर Hg। आगे देखा जाए क्या होता है। देखा जाए क्या होता है, ये सिस्टमिक जो वेन है बॉडी के डिफरेंट पार्टों से इम्प्योर ब्लड को ला करके कहाँ छोड़ रही है? राइट आर्टिकल में छोड़ रही है। जब राइट आर्टिकल कांटेक्ट होगा तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे और इसका इम्प्योर ब्लड यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर इम्प्योर ब्लड है। और जब ये वेंट्रिकल कांटेक्ट होगा तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे और ये ट्राइसेब्युलर वाल्व ओपन हो जाएंगे। जब ये वाल्व ओपन होंगे तो यहाँ का इम्प्योर ब्लड, यहाँ से इम्प्योर ब्लड यहाँ से होता हुआ कहाँ जा रहा है? लंग की एल्वोलाई में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो ब्लड है, इस ब्लड में अगर जो हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर PO2 कितना है? यहाँ पर PO2 देखा जाए कितना होता है? बोलो भाई, PO2 कितना है? 40 मिलीमीटर Hg, 40 मिलीमीटर Hg होता है। और PCO2 कितना होता है? PCO2 कितना होता है? ये होता है 45 मिलीमीटर Hg। तो यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डिवाइड होकर के बहुत सारी कैपिलरीज का ग्रुप बनाती है जो एल्वोलाई के सरफेस पर रहती है। यहाँ पर ब्लड में PO2 कितना होता है? 40 मिलीमीटर Hg और PCO2 कितना होता है? 45 मिलीमीटर Hg। अब देखा जाए क्या होता है, यहाँ पर लंग के एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर CO2 का ऑक्सीजन का ज्यादा है। तो यहाँ से ऑक्सीजन सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा कहाँ आ जाएगी? कैपिलरी के ब्लड में आ जाएगी। और यहाँ पर PCO2 ज्यादा है तो यहाँ से कैपिलरी के ब्लड से CO2 कहाँ चली जाएगी? लंग के एल्वोलाई में चली जाएगी।
ये प्रोसेस कैसी होती है? सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। इसका मतलब इम्प्योर ब्लड कन्वर्टेड इनटू प्योर ब्लड, प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये लंग से जो आती है वेन, ये इसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन कहते हैं। क्या कहेंगे? पल्मोनरी वेन कहते हैं। और ये वेन आकर के कहाँ ओपन होती है? इस लेफ्ट आर्टिकल में ओपन होती है, तो इसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन कहते हैं। ये पल्मोनरी वेन कहलाती है। एक बात तुम्हें याद रखना है, बॉडी के अंदर जितनी भी वेन होती है सब में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। मैंने क्या बताया? बॉडी के अंदर जितनी भी वेन्स होती हैं सभी के अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एक केवल ऐसी वेन है जिसके अंदर प्योर ब्लड फ्लो करता है। दूसरी बात तुमको मैंने बताया, बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरी होती हैं सभी के अंदर प्योर ब्लड फ्लो करता है, केवल पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो करता है? इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। मतलब इसमें ब्लड कैसा जाएगा? CO2 वाला होगा। तो ये CO2 वाला ब्लड है, तो यहां से होता हुआ ये CO2 वाला ब्लड कहाँ जा रहा है? इस चैम्बर में जा रहा है। ये CO2 वाला ब्लड यहां आ गया। अब देखा जाए यहां पर जो है, यहां पर हम PO2 की बात करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना होता है? 40 मिलीमीटर Hg होता है। और अगर PCO2 की बात करते हैं तो PCO2 कितना होता है? 45 मिलीमीटर Hg होता है, मिलीमीटर Hg होता है। यहां पर देखिए यहां पर कैसा ब्लड था? इम्प्योर ब्लड था। यहां पर CO2 वाला ब्लड था। कैसा था? CO2 वाला। और यहां पर ब्लड कैसा है? ऑक्सीजन वाला ब्लड है। इस प्रकार से यहाँ पर O2 वाला ब्लड है, क्योंकि यहाँ पर गैसों का डिफ्यूजन हुआ। अगर तुमसे पूछा जाए गैसों के डिफ्यूजन के लिए प्राइमरी साइट क्या होती है, तो एल्वोलाई होती है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, गैसों के डिफ्यूजन के लिए प्राइमरी साइट क्या होती है, तो आपका आंसर है एल्वोलाई ऑफ लंग। अब देखा जाए यहाँ पर प्योर ब्लड यहां से होता हुआ कहाँ आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है। ये O2 वाला ब्लड आ रहा है। इस प्रकार से ये O2 वाला ब्लड आया, इस चैम्बर के अंदर आया। अब जब इस चैम्बर के अंदर ब्लड आ गया, अब जब ये चैम्बर कांटेक्ट होगा तो ये बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो गए और इसका प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो तुम्हें याद लगता है लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्योर ब्लड होता है। और जब ये चैम्बर कांटेक्ट होगा तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं, बाइकस्पिड। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वाल्व। और यहाँ पर एक वाल्व पाए जाते हैं जिन्हें ट्राइसेमिलुलर वाल्व कहते हैं। ये ट्राइसेमिलुलर वाल्व खुल जाएंगे। जब ये ट्राइसेमिलुलर वाल्व खुल जाएंगे तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ से होता हुआ O2 वाला बॉडी के डिफरेंट पार्टों को चला जाएगा। इस प्रकार से O2 वाला ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया जाता है। इस प्रकार से ये O2 वाला ब्लड यहाँ पर आएगा। ये O2 वाला ब्लड है। अब देखा जाए क्या होता है। यहाँ की अगर जो बात करते हैं तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर PO2 कितना होता है? यहाँ पर PO2, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, ये मिटाए। तो यहाँ पर देखा जाए, मैंने क्या बताया, यहाँ पर PO2 क्या होगा? ये PO2 की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पर PO2 की वैल्यू अगर जो हम देखें तो कितनी होती है? 95 मिलीमीटर Hg होती है। 95 मिलीमीटर Hg होती है। और अगर जो हम PCO2 की बात करें, PCO2 की बात करते हैं तो कितना होता है? 40। ये 40 मिलीमीटर Hg होता है। ये 40 मिलीमीटर Hg होता है। तो यहाँ पर ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है।
ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इस साइड में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इधर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लड। अब जरा थोड़ा अब देखा जाए, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये बातें क्लियर हो गई। अब देखा जाए क्या होता है, सुनो भाई। अब यहां पर देखा जाए क्या होता है, सुनिए। यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, PO2 ज्यादा है, और यहां पर अगर जो हम बात करें तो यहां पर PO2 कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 40 होता है, 40 मिलीमीटर Hg होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, 45 मिलीमीटर Hg होता है। ओके, इतना होता है। अब यहां पर देखा जाए, यहां पर भी थोड़ा सा देख लो। यहां पर जो है PO2 कितना है, PO2 बराबर कितना है, 95 मिलीमीटर Hg है, और PCO2 कितना है, PCO2 कितना है यहाँ पर 40 मिलीमीटर Hg है। ये कंडीशन है। तो यहाँ पर जो ब्लड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है। लेकिन टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर जब डिफ्यूजन होगा तो यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, यहाँ से इसके अंदर जाएगी, और CO2 कहाँ आएगी, यहाँ से इसके अंदर आएगी। यहाँ पर क्या होगा, PCO2 होगी, ये PCO2, और यहाँ पर क्या होगा, PO2 होगा। तो यहाँ पर ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, सेल के अंदर जा रही है, और सेल से CO2 कहाँ आ रही है, ब्लड के अंदर। मतलब प्योर ब्लड कन्वर्टेड इनटू इम्प्योर ब्लड, और फिर इम्प्योर ब्लड यहाँ से होता हुआ इस चैम्बर में आ रहा है। जब ये चैम्बर कांटेक्ट होगा तो इस चैम्बर आएगा इम्प्योर ब्लड, और जब ये चैम्बर कांटेक्ट होगा तो यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग के एल्वोलाई पर जा रहा है, और यहाँ पर एल्वोलाई के अंदर PCO2 की वैल्यू कम है, PO2 की वैल्यू कम है, और यहाँ पर जो ब्लड है वहां पर PO2 की वैल्यू कम है, PCO2 की वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ आएगी, ब्लड के अंदर, और ब्लड से CO2 कहाँ जाएगी, लंग के एल्वोलाई के अंदर, और एक्सपायरेशन के द्वारा CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा गैसों का क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। एक बार फिर समझिए, हम बात कर रहे हैं गैसों के डिफ्यूजन के बारे में। हार्ट के चैम्बर कितने हैं, 4 हैं, राइट एंट्रिकल, लेफ्ट एंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तुमको मालूम है राइट एंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, भरा होता है। लेफ्ट एंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्योर ब्लड भरा होता है। तुम्हें यह भी मालूम है कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा निकलती है, और पल्मोनरी एओर्टा हार्ट के बाहर 2 ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है। इन ब्रांचों को क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। अब ये पल्मोनरी आर्टरी लंग की एल्वोलाई पर जाकर के पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरीज है। बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरी होती है सब में प्योर ब्लड फ्लो करता है, केवल पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। अब देखा जाए यहाँ पर जो ब्लड आया है इम्प्योर, इसमें PO2 क्या है, 40 मिलीमीटर Hg, और PCO2 कितना है, 45 मिलीमीटर Hg। लंग के एल्वोलाई में PCO2 कितना है, 40 मिलीमीटर Hg, और PO2 कितना है, 104 मिलीमीटर Hg। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम। तो यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी, और इस ब्लड में PCO2 की वैल्यू क्या है, ज्यादा पार्शियल प्रेशर,
यहाँ पर PCO2 की वैल्यू कम है तो यहाँ से CO2 डिफ्यूज होकर के लंग के एल्वोलाई में आ जाएगी और यहाँ से डिफ्यूजन प्रोसेस, यहाँ से एक्सपायरेशन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी। दूसरी बात देखा जाए तो यहाँ पर फिर सारी कैपिलरीज मिल करके पल्मोनरी वेन बनाती हैं। जितनी भी बॉडी के अंदर वेन होती है सभी के अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, केवल पल्मोनरी वेन को छोड़कर। ये पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन है जिसमें प्योर ब्लड फ्लो करता है और ये अपने ब्लड को कहाँ लाती है, लेफ्ट आर्टिकल में लाती है। लेफ्ट आर्टिकल में प्योर ब्लड भरा होता है। जब ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाइकस्पिड वाल्व, इन्हीं का दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व, ओपन हो जाएंगे तो यहाँ से प्योर ब्लड इस चैम्बर में आ जाएगा और जब ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे, मतलब ब्लड यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। अब इस चैम्बर से क्या निकलती है, सिस्टमिक एओर्टा निकलती है। सिस्टमिक एओर्टा के बीच में ट्राइसेल्युलर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। जब ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाइकस्पिड वाल्व बंद होंगे और यहाँ से ब्लड, प्योर ब्लड होता हुआ बॉडी के डिफरेंट पार्टों में जा रहा है। ये जो प्योर ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, यहाँ पर PO2 की वैल्यू कितनी है, 95 मिलीमीटर Hg और PCO2 की वैल्यू कितनी है, 40 मिलीमीटर Hg। अब देखा जाए ये बॉडी टिश्यू है, यहाँ पर क्या होता है, कैटाबोलिक प्रोसेस होगी, रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन के द्वारा क्या होगा, CO2 गैस बाहर निकलेगी तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, ज्यादा है, 45 मिलीमीटर Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, 40 मिलीमीटर Hg। और यहाँ पर जो ब्लड है ये RT का जो ब्लड है, यहाँ पर PCO2 कम है और PO2 ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, गैसों का डिफ्यूजन होगा। यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, सेल के अंदर चली जाएगी और सेल से CO2 कहाँ जाएगी, डिफ्यूज होकर के ये कैपिलरी के ब्लड में आ जाएगी, मतलब प्योर ब्लड कन्वर्टेड इनटू इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर कैपिलरी रीजॉइंट होकर के क्या बनाती है, वेन बनाती है। इस वेन को एक कॉमन नेम दे दिया गया, सिस्टमिक वेन कहते हैं। और ये सिस्टमिक वेन कहाँ खुलती जा करके है, राइट आर्टिकल के अंदर ओपन होती है। इस प्रकार से ये गैसों का एक्सचेंज होता रहता है बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। और ये क्रम लगातार बॉडी के अंदर चलता रहता है। एक बात और तुमको बताएं, गैसों के एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो गैसों का एक्सचेंज यहाँ पर देखो दो जगह हो रहा है, एक तो एल्वोलाई और ये ब्लड कैपिलरीज के बीच में, और दूसरा कहाँ पर हो रहा है, ब्लड कैपिलरीज और बॉडी टिश्यू के बीच में गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। इस प्रकार से जब तक अपन जीवित हैं तब तक कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस होती रहेगी। प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड में कन्वर्ट होगा और इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में कन्वर्ट होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होते हैं तो आपका होगा आंसर क्या होगा, लंग होगा। और ये अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा तो आपका आंसर होगा क्या, बॉडी टिश्यू। एक बात देखा जाए क्या होता है, जो जिस मेम्ब्रेन से होकर के गैसों का डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर 3 लेयर होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में। एक कौन सी होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरी कौन सी है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और तीसरी लेयर कौन सी होती है, यहाँ पर एक बेसिमेंट मेम्ब्रेन होती है या बेसिमेंट सबस्टेंस होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, बेसिमेंट। ये बेसिमेंट सबस्टेंस कहलाते हैं, सबस्टेंस कहलाते हैं, टेंस कहलाते हैं। तो 3 लेयर, मतलब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है कितनी लेयर से मिलकर के बनी है, 3 कौन कौन सी है, एक सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरी कौन सी है, बेसिमेंट सबस्टेंस, और तीसरी कौन सी है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इन तीनों को मिला करके थिकनेस लेस देन 1 मिलीमीटर होती है, 1 मिलीमीटर से भी थिकनेस कम होती है। तो इस प्रकार से गैसों का एक्सचेंज
हो रहा है। दो जगहों पर, एक लंग की एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच और दूसरी बॉडी टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज के बीच। तो इन जगहों पर तुम्हें याद क्या इसमें रखना है, कहां पर कितना प्रेशर है, कहां पर कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, कहां पर कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, ये बातें तुम्हें याद रखना है। इन पर क्वेश्चन आता है, समझे भाई। सिंपल सी बात है, जरा सा ध्यान दे लोगे आराम से ये क्वेश्चन तुमसे बनेंगे। तो आज इतना, फिर अगली क्लास में आगे इसके बढ़ाएंगे कंटिन्यू। ओके, धन्यवाद।